हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन स्टडी पॉइंट। हम लोगों ने कंप्लीट एक चैप्टर देख लिया है। उसके बाद से हमने उद्देशिका देखा था और उद्देशिका में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोग को डिफाइन कर दिया था, अच्छे से बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए। ये देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएँ। भारतीय संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये तो डॉक्टर अम्बेडकर जी का कथन है, इसे छोड़ के और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन आता है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, विशाल और विस्तृत संविधान। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे प्रीवियस ईयर के या जब पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लिया जाता है क्लास में कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लिखित है या अलिखित है। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। तो भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी बड़ा है और लिखित संविधान है। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण क्या रहा है? तो केंद्र तथा प्रांतीय दोनों सदनों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप अच्छे से अगर आपने पीसीएस के प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि भारत के संविधान के विशाल होने का कारण क्या है। तो केंद्रीय तथा प्रांत दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का क्या क्या है, विस्तृत वर्णन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। वर्तमान कंडीशन देखते हैं। वर्तमान में 12 हैं अनुसूचियाँ। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं अनुसूची 52 अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में जोड़ा गया। इसको हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए और देखिए, 11 अनुसूची 73 में संविधान संशोधन 1992 तथा 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है, ठीक है। तो जितनी भी संविधान में चीज़ें जोड़ी गई हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 9वीं कब जोड़ी गई? तो 1951 में, 10वीं 1985 में, 11वीं 1992 में और 12वीं 1992 में। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किंतु संविधान के भागों अनुच्छेदों में संशोधन मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन न करते हुए किया गया है। अतः आज भी अंतरिम अनुच्छेद मूलतः 395 तथा भाग 22 ही हैं, किंतु गणना के दृष्टि से वर्तमान अनुच्छेदों की संख्या 465 एवं भाग 25 हैं। तो कई बार ये मैंने क्लास में बताया तो लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये जो परीक्षा वाणी के बुक से जो पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे साफ स्पष्ट लिखा है, मैं बताता भी हूँ कि जब अंतिम अनुच्छेद मूलतः कितने कहे गए हैं तो ये है, ठीक। किंतु गणना की दृष्टि से जब वर्ड क्या रहेगा कि गणना की दृष्टि से, देख रहे हैं एक न्यू वर्ड का प्रयोग किया गया, गणना की दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी? तो 465। वर्तमान में इससे भी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। परंतु जो भाग हैं अभी भी 25 हैं, ठीक है, गणना के बेस पे। और ये जो गणना का भाग जो चेंज हुआ है, ये अब जब 9 को पढ़ेंगे तो 9 क 9 ख इस तरीके से, तो भाग 9 कर दिया गया, भाग 9 ख को इस तरीके से अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो उसको हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं, इस तरह से ये 25 हो जाते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो कितने हैं? 22 हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान में केवल 7 विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 120 तथा अफ्रीका के संविधान में 259 अनुच्छेद हैं। तो सबसे जो छोटा जो एक तरह से देखा जाए संविधान किसके पास है लिखित के रूप में? तो अमेरिका के पास। अब देखिए, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है। ये कोटेशन है, याद रखिएगा। जो नेट की तैयारी, सिविक्स की तैयारी करते हैं नेट, टीजीटी, पीईटी में, तो उनके लिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, सर आइवर जेनिंग्स। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान की विशेषताएं और से जो क्वेश्चन मेन में बने जाते हैं वो यहाँ पे एक दृष्टि में देख लेते हैं।
विशालता में विस्तृत संविधान, लिखित संविधान, संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणरात्मक गणराज्य हम लोग। संसदीय प्रणाली भारत में अपनाई गई है। नीति निषेध तत्व पढ़ेंगे हम लोग। स्वतंत्र न्यायपालिका पढ़ा जाएगा। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण मिलता है, यानी लची जो हम करते हैं ना, कठोर और लचीला है कि कठोर है, तो यहाँ दोनों ही का मिश्रण देखने को मिलेगा। केंद्राभिमुख संविधान है, वयस्क मताधिकार है, आपातकालीन उपबंध है, एकल नागरिकता का वर्णन किया गया, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता सिद्ध की गई है और ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। जो स्टार्टिंग में जब ग्राम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आर्टिकल 40 में, ठीक है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान, आई होप आपने यहाँ से चीज़ें मैंने पहले आपको बता दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। आइए देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान कहा है? अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर, सर आइवर जेनिक्स ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थी? 395, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग, ठीक है। वर्तमान संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद है? तो 465 प्लस है, ठीक है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12, ठीक है। आपको पता है कि 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं और 12वीं 73वें 74वें ग्रुप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के विहित होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों की सरकारें उनके अंग एवं कार्यों का क्या करना? विस्तृत रूप से वर्णन करना, यानी केंद्र सरकार कैसे काम करेगी और राज्य सरकार कैसे काम करेंगी, इनके बारे में पूरा विस्तृत आपको वर्णन मिलता है। भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे प्लीज़ आप नोट करते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। किसे भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग का है? तो सर आइवर जेनिक्स ने, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे लूप होल बाद में निकाले जा चुके हैं और निकाले जाते रहेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? तो ब्रिटेन के सम्राट के समान है। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? तो संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत में। भारत कैसा गणराज्य है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में मंत्रिपरिषद इसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति होती है। कई बार क्वेश्चन में आपके राज्यसभा मिल जाता है, राष्ट्रपति मिल जाता है, प्रधानमंत्री मिल जाता है, ठीक है, या संसद मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन होगा लोकसभा के प्रति। अगर संसद की अगर आप बात करेंगे तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को शामिल करना होता है, ठीक है। यानी अगर थोड़ा सा अगर एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि संसद क्यों हो, संसद नहीं होगा, उसका रीज़न ये हो जाता है कि क्योंकि संसद में 3 है। एक तो आपका प्रेसिडेंट हो जाता है, फिर एक लोकसभा हो जाता है और एक आपका राज्यसभा हो जाता है, ठीक है। तो संसद तीनों से मिलकर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। इसलिए कहा जाता है अगर मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो दे तो क्या हो जाएगा? सरकार गिर जाएगी। उद्देशिका की विशेष शब्दावली क्या क्या है? देख लीजिए, शब्दावली है ये, जो इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया है। इन शब्दों का अर्थ संविधान की उद्देशिका नामक अध्याय में आपको पढ़ाया जा चुका है। यानी आपने अगर प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो जिसमें प्रस्तावना और उद्देशिका जो है आपको पूरा वर्णन किया गया है, तो आप उसे एक बार देखिए। वहाँ पे सारे वर्ड का मैंने वर्णन किया हुआ है, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आइए आगे देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली। संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में कैसी है? भारत अगर पूछा जाए तो भारत में कैसा है शासन प्रणाली? तो भारत में है संसदीय शासन प्रणाली। और अमेरिका में कैसा है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है तथा यह नियत अवधि का कार्य करता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई। भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की। यह प्रणाली केंद्र तथा राज्य दोनों, आइए देखते हैं, के समान है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका के नाम मात्र का प्रधान होता है, यानी कोई वास्तविक रूप से देखा जाए तो कार्यपालिका की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अब इसे एक लॉजिकली रूप से समझिए। यहाँ पर दिया हुआ है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की गठित मंत्रिपरिषद में होती है, ठीक है। तो लोकसभा के जो लोग होते हैं वही आपसे क्या होते हैं, वोट मांगने आते हैं 5 साल बाद, या संसद अगर लोकसभा भंग हो जाता है तो, ठीक है। तो इसी को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोरिलेट करके आप भी याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इसका जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुच्छेद 75, ठीक है, अब 3 के अनुसार मंत्री पर सामूहिक रूप से लोकसभा के पद उत्तरदायी होती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया पीछे में। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं हम लोग एक बार, और इसमें जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं बताता चलूँगा, आप नोट करते चलिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। संविधान निर्माण से संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, उनकी अच्छी बातों को क्या किया, ग्रहण किया, जो भारतीय परिस्थितियों को अनुकूल थी, निसंकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन ने 1935 का पड़ता है। जब हम पढ़ा रहे थे, आप जब पार्ट 1-2 में हम पढ़ा रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो हमने एक बात आपको बताई थी कि भारतीय संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव, जो भारतीय संविधान में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून का, तो है सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो ध्यान देने वाली बात है, आप पढ़ोगे तो आपको याद होगा। अब ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, सबसे बड़ी बात तो हमने लिया है भैया संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा के प्रति मंत्रीगण जो मंत्रिमंडल का जो होता है सामूहिक उत्तरदायी होता है, 75 हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा वास्तविक शक्ति किसके अंदर है, तो मंत्रिपरिषद के अंदर है। अब ये क्वेश्चन में आपको जो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा तो यहाँ मंत्रिपरिषद की जगह हटा के प्रधानमंत्री दे देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री नहीं होता, मंत्रिपरिषद ही होगा। एकल न्यायिक प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट होता है। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ, ठीक है। तो संसद में विधानमंडल की प्रक्रिया सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, जैसे भी चुनाव चल रहा है तो जो ज़्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा अपने एरिया से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान 1937 से राज्य के नेतृत्व तत्व लिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का मनोनीत करना, ठीक है। तो मनोनीत कौन करता है, तो राष्ट्रपति। आई होप आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिए कि कौन मनोनीत करता है, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। जो कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में जो विद्वान होते हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा में मनोनीत करने का पावर रखता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल पद्धति ली गई है। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, 1789 से मूल अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उद्देशिका का विचार, ये मैंने जब उद्देशिका पढ़ाया था वहाँ बताया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति संविधान को उल्लंघन करेगा तब उसे हटाया जाता है, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका आप क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, यानी दिया गया किसी भी कानून का पूर्वावलोकन किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान संसद में राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान, वित्तीय आपात, ये याद रखिएगा, वित्तीय आपात, ठीक है, जो भारत में अभी तक नहीं लगा है, ये भी आपको याद होना चाहिए था। 360 में, आर्टिकल 360 में आपका इसका वर्णन प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 से, प्रस्तावना की भाषा, जो भाषा हम लोग पढ़ते हैं, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मैंने पढ़ाया था, आई होप आप लोग याद होगा। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 में आप पढ़ते होंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे वर्णन अच्छे से करूँगा, मैं आपको समझाऊंगा। कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखता है, सशक्त केंद्र होना चाहिए, असीम शक्तियों का सिद्धांत, यानी असीम शक्तियाँ केंद्र में रहेंगी, राज्य में राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायकरण। जापानी संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है। दक्षिण अफ्रीका संविधान की संशोधन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, सोवियत संघ से देख लीजिए, जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, वर्तमान रूस है। और अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा यूक्रेन और रूस और अमेरिका के बीच में अब यूक्रेन एक तरह से फुटबॉल की तरह हो गया है, ठीक है, रोज नए नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो इस विवाद को अगर आप करंट अफेयर अगर कवर करते होंगे तो आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य लिया हुआ है, आइए आगे देखते हैं। फ्रांस के संविधान से गणतांत्रिक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, जर्मनी के वीमर संविधान 1933 से आपातबंद, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेदों खंडों को लिया है। परीक्षा की दृष्टि से देख रहे थे, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, तो एकल कार्यपालिका। किसी संविधान संशोधन संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार क्या है, एक विधिक अधिकार है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार है, विधिक अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है, तो आपको पता होना चाहिए कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। ऑस्टिन में किस संवैधानिक बंधों के राज्य की आत्मा का है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को। भारत का संविधान कैसा है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, यानी थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला, पूर्णतः कठोर नहीं है, नहीं पूर्णतः लचीला है। किसका कहता है, भारतीय संविधान अधिक कठोरता तथा लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी, यानी इंपॉर्टेंट है। जिसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, तो केसी है ने। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है, तो सर आइबर जेनिक्स। इनकी कई बहुत सारे स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा है, ठीक है, ये हम लोग देख लिया था। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। देखते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3, ठीक है, अपने नागरिकों के लिए कुल 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है। तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6। अब मूल अधिकारों का भारतीय संविधान वर्णन कितना है, किसमें है, तो भाग 3 में। टोटल भागों की संख्या कितनी है, 22, ठीक है, और गणना के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 25। आई होप आप लोगों ने ऊपर वाला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कन्फ्यूज ना होइएगा, आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा ये बात। नेक्स्ट देखते हैं, यह राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्तियों पर निर्बंधन के रूप में है। राज्य द्वारा मूल अधिकारों के प्रतिकूल बनाया गया है, विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा सकती है, ठीक है। मूल अधिकारों के प्रतिकूल बनाई गई विधि मूल न्यायालय द्वारा क्या की जा सकती है, असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। इसे अच्छे समझिए, राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन के रूप में है। निर्बंधन के रूप में मतलब उनके ऊपर बहुत सारी रोक लगाती है, ठीक है। मूल अधिकार जो है, राज्य क्या है, मूल अधिकारों के प्रतिकूल अगर कोई कानून बनाता है, ऐसे समझिए, अगर राज्य कोई मूल अधिकारों के प्रतिकूल कोई कानून बनाता है तो न्यायालय उसे क्या करेगी, असंवैधानिक घोषित कर सकती है, ठीक है।
ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे लाइन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार न्यायालय मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती है। अगर पूछेगा मूल अधिकारों को संरक्षण कौन प्रदान करता है, यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? अगर हमारे 4 ऑप्शन दे दे, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायालय, तो आपको हमेशा आंसर क्या आ जाएगा? न्यायालय। आइए आगे बढ़ते हैं। किंतु मूल अधिकार अत्यांतरिक नहीं है, राज्य द्वारा लोकहित में उन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान थे। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो टोटल उस टाइम 7 मूल अधिकारों प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 40 क के अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में निर्दिष्ट कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अभी इसका वर्णन क्या है? तो 300 क के अंतर्गत विधि अधिकार के रूप में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार का संपत्ति रखना किस प्रकार का अधिकार है, तो आपको पता होना चाहिए कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। आइए आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 राज्यों के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसे कहाँ से लिया गया है? तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, मैप में बताइएगा आयरलैंड कहाँ पड़ेगा? ये अमेरिका का पार्ट है, यूरोप का पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है या एशिया का पार्ट है? इन कर्तव्यों का पालन कर राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है, ठीक है। ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया है। अगर ये क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, आपको मेन पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आइए इसे एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर स्टेट का पेपर कोई भी देते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं एक बार आपको पुनः समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान दीजिए। देखिए, संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों के तत्व निर्धारण में मार्गदर्शक कुछ पवित्र देखिए कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो अब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, मतलब किस देश से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। देखते हैं नेक्स्ट। इन कर्तव्यों का पालन राज्य का एक कल्याणकारी जो राज्य का अवधारणा को साकार रूप प्रदान करता है। यानी ये एक तरह से देखा जाए तो राज्य का को कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट का जो बार बार शब्द आप सुनते होंगे, तो वहाँ उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। किसने कहा है? ऑस्टिन ने राज्य की आत्मा कहा है। क्या? किसको? राज्य की नीति निर्देशक तत्व को। आइए आगे बढ़ते हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक बार मैंने पुराना रिपीट कर दिया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का समावेश मूल संविधान में नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये कई बार पूछा गया है कि क्या जो आपका मौलिक कर्तव्य है क्या ये मूल संविधान का भाग था या नहीं? तो सिंपल सा आंसर होगा नहीं। आया कब? तो सरदार सिंह जो थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4, ठीक है, क और अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया है। टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा कि जब जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उस टाइम कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या हो गई है 11, ठीक है। इसे संविधान में जोड़ा गया।
86वां संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2002 द्वारा 11वें कर्तव्य को रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा जाता है तो किसके ऊपर आरोपित किया गया है, तो जो बच्चों के माता पिता या संरक्षक होंगे उनको ये दायित्व दिया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपसे बनते हैं और पूछा जाता है। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। फिर इसमें दोबारा एक लाइन जोड़ी जाती है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें कर्तव्य को, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, आपको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या होगी, अपने आप में स्वतंत्र रहेगी। संघात्मक संविधान में संघ और राज्य के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वाचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है, ठीक है। उस पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, कि मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसके पास है। आपको 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं, लगता है कि नहीं यही होगा, लेकिन याद रखिएगा, जो कहा जाए कि संविधान का या मूल अधिकारों, संविधान पूछ दे कि संविधान का संरक्षक कौन होगा या मूल अधिकारों का संरक्षण कौन प्रदान करता है, तो न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट आपका उसमें आंसर होगा, ठीक है। अक्सर पूछा था मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होगा, तो याद रखिएगा कौन होगा, न्यायपालिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, और प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान द्वारा एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना उसकी एक महती विशिष्टता है। देखिए ध्यान दीजिए, जब आप सिविल की तैयारी कर रहे होंगे तो ये आपको कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसके लिए न्यायपालिका एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। भारतीय संविधान एक एकीकृत, भारत में अगर पूछा जाए कि न्यायपालिका कैसी है, तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना इसकी एक विशिष्ट महत्ता है, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। राज्यों के उच्च न्यायालय एवं तदंत क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय हैं। इसके लिए संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए, जिससे उस पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का दबाव न डाला जा सके। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक स्वच्छता में समन्वय की, संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक स्वच्छता में समन्वय। कई बार अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यार संसदीय प्रभुत्व या न्याय जो है वो सर्वोच्च है, दोनों में से कौन सर्वोच्च है, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं या आप पीसीएस, आईएएस तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए भारतीय संविधान में इंग्लैंड और संसदीय पौरसत्ता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक स्वच्छता के बीच समन्वय स्थापित किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाइन क्या कर रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, वहीं अमेरिका में न्यायालय को संविधान का एक रक्षक एवं अभिभावक का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अतः वहाँ की न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश का परीक्षण करती है कि यह संविधान के उपबंधों के विपरीत नहीं है। यदि ऐसा होता है तो उन कानूनों के आदेश को निरस्त कर देती है। अब भारत में देखिए क्या है, ठीक है। दो चीज समझ गए, ब्रिटेन और अमेरिका का समझ गए। अब देखिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ा दिया है। आई होप अगर आपने वीडियो देख रहे हो तो आपको याद होगा। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह उन विधियों एवं आदेशों को निश्चित कर सकता है, यानी निश्चित कर देगा जो संविधान के विरुद्ध है। निश्चित में समाप्त कर सकता है जो संविधान के क्या होंगे, विरुद्ध होंगे। संसद को भी अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका, संसद को क्या राइट दिया गया है, देखिए यहाँ पे,
संसद को भी अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दे। ठीक है, दुर्गा दास बसु ने इसे एक अद्भुत समन्वय बताया है। समझ गए? यानी जो दोनों देख रहे हैं, ब्रिटेन का भी हमने ले लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमने क्या ले लिया है, ये यूएसए का भी लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है एग्जामिनर कि ये आप समझ नहीं पाओगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसे पढ़ के चलिएगा। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण, यानी कठोर, क्या लचीला है, कठोर है, कैसा है। कई बार बोला जाता है भारतीय संविधान बहुत ही कठोर है, आपने कई लोग सुना होगा कि लचीला है। तो कैसे लचीला और कठोर के बीच में इस समन्वय स्थापित करता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्र फ्लेक्सिबल तथा अनम्य रिजिड दो प्रकार का होता है। वे संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है कठोर संविधान, तथा वे संविधान जिसमें संशोधन सरलता से की जा सकती है नम्र संविधान कहलाते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा किया जा सकता है। और ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में बैठे होंगे तो उन्हें ये लाइन आप लोगों को मिली होगी। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, कि भारतीय जो पूछेगा कि संशोधन कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किया जाता है, किस तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं, तो 3 तरीकों को आपको देखेगा। देखिए, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा किया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे 3 प्रकार से किया। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं इसे बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कुछ उपबंध तो आसानी से, किंतु कुछ उपबंध कठिनाई से संशोधित किए जा सकते हैं, जैसे एक ऐसे नम्रता और अनम्रता का अनोखा मिश्रण कहा जाता है। समझिए, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों चीज़ें 3 प्रकार संशोधन किया जा सकता है। आप साधारण बहुमत कर दीजिए, विशेष बहुमत से कीजिए, और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का भी समर्थन आपको प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो कुछ आसान है और कुछ टफ है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से। देख लीजिए यहीं पे भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है, तो संरचना में संज्ञानात्मक, भावना में एकात्मक। लाइन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये पीसीएस के एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है, जो फेडरल की जगह पे क्या किया गया है, राज्यों का संघ। ठीक है, ये लाइन कई बार पूछी गई और कई लोग कंफ्यूज होते हैं, राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, किसे भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, तो सर आयरस जेनिक्स ने। ये जो नेट की तैयारी या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते होंगे पॉलिटिकल साइंस से, उनके लिए लाइन याद रखना होता है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसका कथन है कि भारतीय संविधान में, किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संज्ञानात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, पीसीएस में पूछा गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किस प्रकार से वितरण किया गया। आप जब 1935 भारत शासन अधिनियम पढ़ लोगे तो वहाँ पर देखिएगा केंद्र सरकार क्या कानून बना सकती है, राज्य या प्रांतीय वहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, और आपने एक समवर्ती चुना है। ठीक है, आइए तो शक्तियों किस तरह से वितरण कर दिया गया। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो जी ऑस्टिन ने। संज्ञानात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियाँ जो होती हैं विभाजित होती हैं। लिखित संविधान होता है। संविधान की सर्वोच्चता सिद्ध होती है। संविधान की अपरिवर्तनशीलता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये आपके मेन 5 एक तरह से संज्ञानात्मक संविधान के लक्षण होते हैं। तो इसे याद रखिएगा, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संविधान की अपरिवर्तनशीलता होना चाहिए, यानी संविधान को क्या कर दे तुरंत पलट दीजिए उसे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान ही समाप्त कर दीजिए। स्वतंत्र न्यायपालिका भी यहाँ होनी चाहिए। आइए, भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण कौन कौन से। एकात्मक, यहाँ पे आपको एकल चीजें दिखने को मिलेगी। तो देखिए, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता कहाँ से हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, नेक्स्ट, संसद की नए राज्य निर्माण की शक्ति। संसद को क्या, नए राज्य के निर्माण की शक्ति। आप पढ़ेंगे यहाँ पे आर्टिकल 169। ठीक है, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आर्टिकल 169, तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, नए राज्यों का कैसे निर्माण किया जाएगा। राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की
शक्ति आदि, जैसे राज्य सूची यानी हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों में बांटा गया है। तो उसमें जो विधि बनाने का राज्य सूची के पर भी क्या होता है, संसद की विधि बनाने की क्या है, शक्ति है। लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। उन टर्म एंड कंडीशन के बाद क्या कर सकते हैं, राज्य की सूची पर संसद क्या कर सकता है, विधि यानी कानून बना सकता है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो कितनी थी? 21। अभी कितनी है? 18। तो देखिए यहाँ पे देखिए, मूल संविधान में कितनी थी? 21। वर्तमान में कितनी? 18। कब 18 नियुक्त की गई, जब न्यूनतम कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो कई बार पूछा गया कि किस संविधान, देखिए चुनाव भी चल रहा है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। आइए आगे देखते हैं। किन आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? किस आधार पर आप किसी को उसके निर्वाचन चुनाव में वोट डालने से वंचित कर सकते हैं, मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर, ठीक है। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 के बाद, ठीक है। किसका कथन है? भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय जो सिद्धांत की अपेक्षा देश हित सर्वोपरि है, टाइवर्स जेनिंग्स का। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए जो कठोर लचीला क्या है तो आप चीज़ें समझ गए होंगे। आइए, केंद्राभिमुख संविधान कहा जाता है। केंद्र भारत का संविधान जो है मोस्ट सेंट्रल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सबसे ज़्यादा सेंट्रल की तरफ क्या है, हमारा संविधान झुका हुआ है। तो इसके बारे में समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ थ्योरी हैं, बट ये आपके एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का काम करेंगे। कब लोग क्या करते हैं, बुक नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं कि पढ़ें और एग्जाम में बैठ जाए। फिर आता है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं जो याद किए रहते हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ वहाँ से कुछ बना के दे देता है हम जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। फिर बोलते हैं अरे वो तो हम 4 कर ही नहीं पाए, बाद में आते हैं देखते अरे यार थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे थे तो कर लेते। तो बुक पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है और उसे समझना। तो आइए अब देखते हैं इसे और इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप अच्छे एग्जाम में देते हैं तो, जैसे PCS, IAS या किसी भी स्टेट का अच्छा RO लेवल का अगर देते हैं या SSC का भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि कैसा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, अब कई बार कई लोगों को नहीं पता है कि क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ये लाइन याद रखिए। परंतु देखिए केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान है कहा गया है, ठीक है, अर्धसंघीय। ये आपका TGT PGT नेट में पूछा गया है। जबकि सर आइरस जेम्स ने कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की जो सशक्त प्रवृत्ति है, ठीक है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण यथाशक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनशील, अभी हमने ऊपर देख लिया, शील और स्वतंत्र न्यायपालिका का विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। 5 चीज़ हम लोगों ने देखा था, अभी एक एग्जाम में पूछे जा चुके, किंतु इनमें एकात्मक संविधान की प्रकृति है। कौन कौन से ऊपर हम लोगों ने देखा था, इकाई नागरिकता होनी चाहिए, है न्यायपालिका आपको देखने को मिल जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति, आपातकाल का उपबंध, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, के निर्माण, संसद की शक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं का बारे में, ठीक है। राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति आदि पाई जाती है। राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की भी शक्ति क्या है, पाई जाती है, जिसके आधार पर जैन सिंह जैसे कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहा। अतः भारतीय संविधान संज्ञानात्मक होते हुए भी एकात्मक की प्रवृत्ति को भी धारण करता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ध्यान हो कि जी जस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्यों ऐसा कहा गया है, क्या है कि द्विमुख संविधान क्यों होगा और किस प्रकार से कहा गया, क्यों कहा गया, इसके रीजंस आपको यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता पढ़ चुके हैं, अच्छे से आपको याद भी होगा। संघात्मक संविधान एक सामान्य दोहरी नागरिक प्रथम संघ तथा द्वितीय राज्य की का प्रावधान किया जाता है, जैसे अमेरिका में, ठीक है।
संज्ञानात्मक संविधान द्वारा सामान्यतः दोहरी नागरिकता होती है। ये याद रखिएगा, जो संज्ञानात्मक संविधान होता है वहाँ पर क्या होती है, दोहरी नागरिकता होती है। का प्रावधान किया जाता है जैसे अमेरिका में, किंतु भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्क मताधिकार अभी हम लोगों ने देखा। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। संसदीय प्रणाली में सरकार का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है? तो संसदीय प्रणाली में सरकार का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार की प्रणाली अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार को अपनाया जाना है नए संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता है। मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, 326 में संशोधन किया गया, ये याद करके रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 326 में संशोधन किया गया और जो मताधिकार की आयु 21 ईयर थी उससे सीधे घटा के कितना कर दिया गया है? तो 18 वर्ष। तो बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लीजिए। ठीक है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। चलिए ये देखते हैं। अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो को बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्राप्त है। किंतु अनिवासी, ठीक है, किसको किसको नहीं है? अनिवासी जो भारत के नागरिक नहीं है, चित्रविकृत जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पे कोई व्यक्ति को मताधिकार से क्या किया वंचित किया जा सकता है। देखिए यहाँ लिखा वंचित किया जा सकता है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे आपराधिक भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर केस चल रहा है, लेकिन वो अभी फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा है कि उनके ऊपर उनको अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। तो बस यहाँ कहने मतलब समझिएगा, अवैध आचरण के आधार पर कोई व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, एकदम पूर्णतः रोक नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान कहाँ पर सर्वोच्च हो जाता है? हमारा संविधान सर्वोच्च है क्योंकि सरकार के सभी अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका इसी से अपनी शक्तियाँ क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका कहाँ से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं? तो संविधान से। इन तीनों के बारे में अगर पूछा जाए, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो संविधान से। ब्रिटेन में संसद की संस्था स्थापित की गई है। ब्रिटेन में क्या स्थापित किया गया है? तो ब्रिटेन में इसकी स्थापित किया गया है। संसद द्वारा निर्गत विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अमेरिकी संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है। वह संसद द्वारा बनाई गई विधि को क्या करती है? संविधान का अनुरूप न होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है। किंतु भारत में, मेन पॉइंट आपके सामने है, किंतु भारत में देखते हैं भारत में क्या है। भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारत में शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान सर्वोच्च है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, ठीक है, तो पूछा जाए क्वेश्चन, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? संसद से, राष्ट्रपति से, संविधान से, सुप्रीम कोर्ट से। तो आपको क्या होगा? संविधान। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के रूप में। आगे इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। विधि का शासन, भारत में कैसा शासन रहेगा? विधि का शासन रहेगा। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है, जिसके तहत सभी नागरिक विधि के समक्ष क्या होंगे? समान होंगे। इसको हम लोग आगे आर्टिकल में भी इसको हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होगा, कानून के निर्णय में सभी लोग क्या होंगे? एक समान होंगे विधि के समक्ष, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। इसके साथ ही राज्य एवं सरकार के सभी अंग एवं प्राधिकार विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन उपबंध देख लेते हैं। संकट काल के संबंध में विशेष प्रावधान हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता है, जिसके अनुसार संकट काल में हमारी राज्य व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख किया गया तथा देखिए क्या क्या है। युद्ध या बाहरी आक्रमण, सशक्त विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर 352 लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। राज्य में संवैधानिक जो व्यवस्था भंग हो जाने पर, यानी अगर राज्य में अगर संवैधानिक व्यवस्था यानी राज्य में कानून के आधार पर विधि के अनुसार से अगर शासन नहीं चल रहा है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? व्यवस्था को लगा दिया जाएगा। ठीक है, 356 में। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए तो हम लोग लगा देंगे 360। 360 तीनों याद रखें, 352, 356, 360। कई लोग कन्फ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे थे। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
ये इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट अगर आप एग्जाम बैठे तो पूछ देगा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, या कौन सा आर्टिकल में इसका वर्णन है, ठीक है, या वित्तीय आपातकाल का जो संकट आ जाए तो क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संकट घोषणा का सबसे प्रमुख अभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी काम करता है, जैसे अभी अगर राष्ट्रपति शासन अगर लगाना होगा, देश में अगर विद्रोह हो गया या कुछ बाह्य आक्रमण हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में आपातकाल घोषित कर देगी। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर तो राज्यपाल क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति केंद्र में बैठा हो तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सीधे सीधे आपको क्या करेगा, राज्य में आपको पूरा पावर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से पूरा पावर राज्य को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। और देखिए इसलिए कहा गया है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो गया है। वित्तीय संकट, अगर वित्तीय संकट होगा तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, लगा देगी आपका आर्टिकल 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल घोषित कर देगी। तो समझ गए, इसीलिए कहा गया हमारा संघात्मक क्या शासन एकात्मक हो जाता है। संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। ये लाइन आपको अच्छे से पता होगी और पता होनी चाहिए, ठीक है। ये संकटकालीन प्रावधान संविधान को लचीलापन प्रदान करते हैं जो कि भारत देश की परिस्थितियों में नितांत आवश्यक है। इस प्रकार हमारा संविधान संघात्मक होते हुए भी संकट की स्थिति में एकात्मक का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या नीचे तमिलनाडु, ये राज्य बोले कि नहीं भैया हम तो युद्ध नहीं करेंगे, या हमारे लोग युद्ध में नहीं जाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पे यहाँ पर टोटल एकात्मक हो गया भैया, पूरे देश में राष्ट्र शासन लग गया, ठीक है, आपातकाल लगा हुआ है, किसी राज्य में ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो आप मना डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझिएगा, एकात्मक का रूप धारण कर लेता। समानांतर परिस्थितियों में भी एकात्मक के अनेक लक्षण संविधान में विद्यमान है, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। इसलिए अनेक सिद्धांतों के बीच भारतीय संविधान के एकात्मक एवं संघात्मक के मुद्दे पर विवाद होता रहता है, लेकिन जो SR मुंबई बनाम भारत संघ के मामले 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है, ठीक है, कॉन्फेडरेशनल। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना।